डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, जीवन में समस्याएं इतनी कि दुख ही नहीं खत्म होके दे रहा, इसके बारे में बात करेंगे। केंद्रम दोष भी कहा जाता है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले समझिए कि दुख कितनी तरह से कैसे हो सकता है, कितनी तरह से हो सकता है। तो हमारी तीन चीजें हो सकती हैं दुखी, या तो शरीर दुखी हो जाए, या मन दुखी हो जाए, या आत्मा दुखी हो जाए। तीनों की बात करेंगे, ठीक। अब शरीर जब दुखी होता है तो हम बीमार पड़ते हैं, उसका तो सिंपल सोल्यूशन है, आपने डॉक्टर के पास जाना है, ट्रीटमेंट लेना है और आप ठीक हो जाएंगे। सिंपल सा, इतना सही है। उसको फिर छोड़ देते हैं अभी के लिए, आगे कभी देखेंगे। अभी बात मन दुखी और आत्मा दुखी की। मन हमें दिखता है चंद्रमा से, मून से, आत्मा सन से, सूर्य से, और बॉडी लग्न से। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तो लग्न वाला बाद में देखेंगे। अभी मैं सन और मून की बात करता हूं। ये दोनों प्लैनेट्स ना रॉयल प्लैनेट्स है, सन और मून रॉयल प्लैनेट्स हैं, राजा रानी है। तो जो राजा रानी होते हैं ना, इस टाइप के रॉयल वाले लोग होते हैं, वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। उनको हमेशा अपना मंत्रिमंडल चाहिए, अपनी टीम चाहिए, अपने साथ दूसरे लोग चाहिए सपोर्ट वाले, तभी वो कुछ कर पाते हैं। तो ये दोनों प्लैनेट इतनी जल्दी एक्टिवेट नहीं होते। भले ही कुंडली में अच्छी जगह पे आपका चंद्रमा है, लेकिन अगर आसपास कोई शुभ ग्रह नहीं है तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। ऐसा ही सूर्य का है, ठीक। इतना तो क्लियर हो गया। अब सूर्य के ऊपर ये दोष बहुत कम लगता है, क्योंकि सूर्य के आसपास, अब आप सोचिए ना, मर्क्यूरी जो है, बुध है, वो एक्चुअली तो सूर्य के सबसे नजदीक का प्लैनेट है ना, तो वो सन से +-27 डिग्री तक ही घूमता है। ऐसे ही वीनस भी सन से +-47 डिग्री तक ही घूमता है। तो नॉर्मली सूर्य पे ये दोष बहुत कम लगता है, लेकिन फिर भी सन से हमें प्रॉब्लम बड़ी होती है। जैसे कि मैं बताता हूं दिक्कत कहां आती है। अगर जीवन में दुख है ना कोई ऐसा परमानेंट वाला, तो आप देखिए सूर्य की पोजीशन कहां है। जहां सूर्य बैठा है जिस घर में, वही दुख का कारण है और वही उसका उपाय है, ठीक है। 1 से लेकर 12 तक पूरे घरों में प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन बताता हूं। अगर सूर्य पहले घर में है तो आपने क्या करना है, सोल्यूशन ही दे रहा हूं सीधा सीधा। पहले घर में सूर्य है तो आपने अपना ध्यान रखना है। बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया हेयर कट वेयर कट, मसाज वसाज कराओ, अच्छे से अपना ध्यान रखो, पूरे मजे से रहो, अपनी बॉडी का अपना ध्यान रखो, बस खुशी आनी शुरू हो जाएगी, दुख कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरे घर में अगर सूर्य है तो पैसों का ध्यान रखो और परिवार का, जो बर्थ जन्म के समय का परिवार है उसका, ठीक है। जैसे ही आप परिवार का ध्यान रखने लगेंगे, जैसे ही आप पैसों का हिसाब किताब, मुंशीगिरी मुनीमगिरी अपनी करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट पे, प्रॉफिट पे, एसेट्स पे ध्यान देंगे, दुख कम होने लगेगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। अब अगर तीसरे घर में आ जाए तो तीसरा घर क्या दिखाता है, एक तो छोटे भाई बहन दिखाता है, एक शॉर्ट ट्रैवल दिखाता है, 4 दिन 10 दिन के लिए कहीं घूमने गए, 3 दिन के लिए कहीं घूमने गए, ये ट्रिप्स, शॉर्ट टर्म ट्रिप्स भी तीसरा घर दिखाता है। तो अब या तो छोटे भाई बहन से बना लो, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताओ। लेकिन ऐसे में क्या होता है, वही तो दुख का कारण है, वही तो नहीं बन रही, तभी तो प्रॉब्लम है। तो यहां जहां सूर्य बैठा है ना, वही प्रॉब्लम भी है, क्योंकि वहां आपको ईगो आ जाती है, वही दिक्कत आती है, ठीक। तो अगर उनसे नहीं बन रही तो कोई बात नहीं, छोटे मोटे ट्रैवल, छोटी मोटी वेकेशन करके आ जाओ, आप बेटर फील करेंगे। चौथे घर में है तो मां से बना लो, और मां का घर है और आपके एसेट्स भी हैं, सुख स्थान भी है, तो आपका घर, गाड़ी, ये सब भी 4th हाउस से देखा जाता है। नई गाड़ी ले लो, या घर को रेनोवेट करा लो, या मां से बना के रख लो, तो 4th हाउस के सूर्य सेटिस्फाई हो जाएंगे और ये जो आत्मा के दुख हैं ये कम हो जाएंगे। चंद्रमा वाले पे भी आऊंगा इसके बाद में। अब 5th हाउस में है, 5th हाउस दिखाता है रिलेशनशिप्स, तो रिलेशनशिप्स बनाइए और ढंग से रहिए, नहीं हो रहा है तो 5th हाउस बच्चों को भी दिखाता है, बच्चों का ध्यान रखिए। अगर बच्चे भी नहीं है तो 5th हाउस हमारी क्रिएटिविटी को भी दिखाता है, तो म्यूजिक सीख लो, डांसिंग सीख लो, पेंटिंग सीख लो, कुछ प्रैक्टिस शुरू कर दो, कोई हॉबी शुरू कर दो, ऐसी आर्ट वाली, क्रिएटिविटी वाली, बस 5th हाउस का सूर्य सेटिस्फाई हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगी जीवन में। छठे घर का है तो छठा घर है दुश्मनों का और सर्विस का और लोन्स का। तो ये मत करना कि मैं लोन ले लूं, ठीक है, लोन लेने से नहीं छठे घर का सूर्य सेटिस्फाई होगा, और उतर जाता तो उतार ही देते, तो ये तो कारण है नहीं लोन का, जरूरत है तभी तो ले रखा है। और ये भी नहीं कह रहा हूं कि दुश्मनी बढ़ा लो किसी से ताकि ये सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन सर्विस भी तो दिखाता है ना, सेवा कर लो, सर्विस दे लो। सर्विस किसकी, जो हमारे से ऊपर होते हैं ना, हमारे बॉस होते हैं, हम कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उसको सर्विस नहीं कहते, उसको सेवा नहीं कहते,
नौकरी है, गुलामी है, ठीक है। नौकर नौकर होता है, चाहे किसी भी जॉब में हो, चाहे भारत सरकार का हो, चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे किसी फैक्ट्री में हो, चाहे किसी दुकान पे हो, चाहे किसी घर में हो, ठीक है। उसको सर्विस नहीं कहते, साउंड गुड करने के लिए सर्विस बोल देते हैं, बट बेसिकली है वो नौकरी, अपने आप फील करने के लिए कि हम तो सर्विस में हैं, तो वो बस इतना ही है। सेवा होती है अपने से नीचे वाले की, तो या तो मंदिर में सेवा करो, गुरुद्वारे में सेवा कर लो, मस्जिद में कर लो, या आपसे नीचे के जो लोग हैं उनकी सेवा करो, उनकी मदद कर दो, उनका कुछ भला कर दो, बस 6th हाउस का सूर्य सेटिस्फाई हो जाएगा। थोड़ा नतमस्तक रहना सीख लो, बस हो जाएगा। अब आते हैं 7th हाउस पे। अब नॉर्मली क्या होता है, हर घर में ना, मैं बता रहा था ये कर लो या ये कर लो या ये कर लो, उससे नहीं बन रही तो ये कर लो, उससे नहीं हो रहा तो 2-3 ऑप्शन मिल रहे थे। 7th हाउस में सूर्य को कालपुरुष कुंडली में नीच का बोलते हैं। कालपुरुष कुंडली की मैंने वीडियो अभी तक बनाई नहीं है, तो नॉर्मली बता रहा हूं, बस इतना ही सुन लो कि कालपुरुष कुंडली में सूर्य 7वें घर में नीच का हो जाता है। तो 7वें घर का सूर्य तो देगा प्रॉब्लम, और समस्या कहां से आएगी, पार्टनर से आएगी, स्पाउस से आएगी। तो स्पाउस का ध्यान रख लो, स्पाउस से बना के रख लो। अब इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, बाकी सब जगह मैं बता रहा हूं ये नहीं तो ये नहीं तो ये, 7वें घर में इसके ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। या तो पार्टनरशिप का आपका बिजनेस हो तो पार्टनर का ध्यान रख लो, या स्पाउस का ध्यान रख लो, यानी हस्बैंड या वाइफ जो भी है। ये थोड़ी सी खराब प्लेसमेंट है, ट्रिकी प्लेसमेंट है। नॉर्मली जो हमारी पुराने जमाने की बुक्स हैं, जो क्लासिकल बुक्स हैं, वो बड़े मतलब कठोर शब्दों में बात करते हैं, तो उनकी बात को एज इट इज जैसा बोला गया वैसा समझ नहीं होता। आप ऐसा समझ लो जैसे हमारे दादा परदादा थे ना, बड़े रूडली बात करते थे, प्यार व्यार से बात करना उनको आता ही नहीं था, उस टाइम पे था ही नहीं। तो ये वाली किताबें तो उनसे भी 3-4 हजार साल पहले की लिखी हुई है, तो ये और ज्यादा बदतमीजी से बात करते हैं। ये बोलते हैं 7वें घर का सूर्य है तो पत्नी ही मृत्यु का कारक बनेगी, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों की कुंडली कोई देखता नहीं था, लड़कों की देखते थे, तो इसलिए लिखा है। आज उसको सोचो तो वो दूसरे के लिए भी सेम एप्लीकेबल है। तो 7वें घर के सूर्य का तो दुख भाई कोई उपाय नहीं है, उससे बना के ही रखनी पड़ेगी। अदरवाइज सूर्य की उपासना करो, सूरज को अर्घ दे दो, पिताजी के चरण स्पर्श करते रहो, सूर्य को किसी और तरीके से सेटिस्फाई करने का तरीका ढूंढ लो। इस प्रॉब्लम में 7th हाउस सन में शादी में प्रॉब्लम आती ही आती है, और वही जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है इंसान का। अब अगर 8वें घर का सूर्य है तो आपको वो प्रॉब्लम्स देगा। सबसे पहले तो पिता के साथ आपके रिलेशन खराब होंगे, या उनका आशीर्वाद नहीं होगा, वो या वो दुनिया में नहीं होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो 7th हाउस का 8th हाउस का अगर आपका सन है तो आपको ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में अपना इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। ज्योतिष सीख लो, वास्तु, कोई तंत्र साधना, सीक्रेट्स रखना शुरू कर दो, या कुछ मेडिकल चीजों पे एक्सपेंस करना शुरू कर दो। कोई दूसरा बीमार पड़ रहा हो तो उसकी मेडिकली हेल्प करना शुरू कर दो, इस तरह का कुछ कर दो, तो 8वें घर का सूर्य सेटिस्फाई हो सकता है। अदरवाइज ज्योतिष सीख लो, वास्तु सीख लो, कुछ भी सीख लो, कोई भी किताब उठा के पढ़नी शुरू कर दो, आपका खुद ही आप देखोगे जीवन में सुख आने लगेगा। 9th हाउस का अगर सन है तो आपको अपने पिता से बना के रखनी है, गुरु से बना के रखनी है, या मंदिर, धर्म, इन चीजों में ध्यान लगाना है। भाग्य चमक जाएगा आपका। 9th हाउस का अगर सन है और आपने उसको इन चीजों से सेटिस्फाई कर लिया तो। 10th हाउस है प्रोफेशन, या 9 से 2nd हो गया ना, तो पापा की वेल्थ, तो पापा की वेल्थ की अकाउंटिंग शुरू कर दो। या तो इतने आए इतने गए, पापा ने ये यहां रखा ये यहां रखा, उसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दो, तो 10th हाउस का सेटिस्फाई हो जाएगा। या अपने प्रोफेशन में ध्यान लगाओ, प्रोफेशन में ज्यादा मेहनत करो, अपनी स्किल्स अपग्रेड करो, आप वहां बिजी हो जाओगे तो भी जीवन में 10th हाउस के सन का टेंशन कम हो जाएगा। 10th हाउस के सन वाला व्यक्ति नॉर्मली पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होगा, लेकिन फिर भी दुखी होगा अगर हो तो, क्योंकि सूर्य है ना, ईगो देगा वहां पे आपको, फिर ईगो होगी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो आप परेशान ही रहोगे। अब 11th हाउस पे आ जाते हैं। 11th हाउस है हमारा सोशल नेटवर्क, तो नेटवर्क कीजिए, अपने जान पहचान, अपना नेटवर्क बढ़ाइए, अपने गेन्स पे ध्यान दीजिए। गेन्स का भी है तो मुझे प्रॉफिट कितना आ रहा है, मुझे कमाई कितनी हो रही है, उस पर थोड़ा ध्यान लगाइए। प्रोफेशन से आने वाली इनकम, जैसे प्रोफेशन की वेल्थ 11th हो गया, 9th से 2nd 10th हुआ, तो पापा की वेल्थ 10th हो गया, 10th प्रोफेशन भी है तो प्रोफेशन की वेल्थ 11th हो गया। तो प्रोफेशन से आने वाली इनकम पे ध्यान दीजिए। बॉस से जाके सीधा बोलो इतना अप्रेजल चाहिए, इतना इंक्रीमेंट चाहिए, मांगना शुरू करो, ध्यान दो उस पर, इसमें भी आपको फायदा मिलेगा। 12th हाउस पे आते हैं। 12th हाउस तो एक्सपेंसेस, लॉसेस, तो खर्चा बढ़ाओ जीवन में, अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर दान खर्च शुरू करो, थोड़ी जेब से पैसे निकालने शुरू कीजिए, ये भी आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा, यहां भी टेंशन कम हो जाएगी। ये है आत्मा के दुख जो सूर्य के कारण देखे जाते हैं। अब आता हूं चंद्रमा वाले दुख पे। चंद्रमा में बनता है केंद्रम दोष। तो अगर आपकी कुंडली में कहीं भी, कुंडली देखनी मैंने सिखाई दी आपको, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा अकेला है तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। अकेला मतलब उसके आसपास उसके सपोर्टिंग ग्रह होने चाहिए।
अगर चंद्रमा के आसपास सन है या राहु है या केतु है या शनि है या मंगल है तो वो एक्टिवेट नहीं होता। बृहस्पति से हो सकता है, बुध से हो सकता है, शुक्र से हो सकता है, बस बाकियों से चंद्रमा एक्टिवेट नहीं होता। तो पहली बात तो मून एक्टिवेट नहीं हुआ तो आप डिप्रेशन में रहेंगे, हमेशा ओवर थिंकिंग, एंजाइटी। और अगर इसके साथ शनि या मंगल की दृष्टि भी आ गई या दोनों आसपास आ गए शनि या मंगल में से कोई, तो सुसाइडल टेंडेंसी भी है, यहां तक भी नौबत आ सकती है। ठीक है, तो इसमें अपना ध्यान रखिएगा। और ये कैंसिल भी होता है, जरूरी नहीं है कि चंद्रमा अकेला है या इनके साथ है तो वो हो जाएगा, हमेशा ये रिजल्ट देगा। कैंसिल भी हो सकता है। कैंसिल कैसे हो सकता है? या तो चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि आ जाए, दृष्टि होती है बृहस्पति की 5, 7, 9, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे कि आ रही है कि नहीं आ रही, तो जिस घर में बृहस्पति बैठा है ना उसको 1 काउंट करना, उसी घर को। जैसे नॉर्मली हम काउंटिंग अगले से शुरू करते हैं ना, मैथ्स में जब हम काउंट करते हैं तो हम नेक्स्ट से शुरू करते हैं, अभी हम यहाँ नेक्स्ट 1, 2, 3 ऐसे करते हैं। इसमें वो नहीं होता, इसमें जिस घर में हो उसी को 1 काउंट करना है। जहां पे बृहस्पति है उसी को 1 करो, फिर 2, 3, 4, 5 पे या तो चंद्रमा आ रहा हो, ये 7 पे आ रहा हो या 9 पे आ रहा हो, तो बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर आ गई, केंद्रम दोष नहीं है। या फिर यही चंद्रमा उच्च का हो, उच्च का हो मतलब 2 नंबर की राशि में, वृषभ राशि में हो, टॉरस साइन में, तो चंद्रमा उच्च का हो गया तो भी केंद्रम दोष नहीं लगेगा। या अपनी खुद की राशि में हो, कर्क राशि में हो, 4 नंबर की राशि में, कर्क राशि, कैंसर साइन, तो भी केंद्रम दोष नहीं लगेगा। अदरवाइज ये डिप्रेशन के आपके हमेशा कारक बना रहेगा चंद्रमा। सन के लिए मैंने इतनी डिटेल नहीं बताई थी कि कैसे देखना है, क्योंकि वो सन नॉर्मली एक्टिवेट हो जाता है, चंद्रमा एक्टिवेट नहीं होता, इसमें ज्यादा एप्लीकेबल है। तो आप अपने जीवन में देखिएगा, सन जहां बैठा है उसी चीज की आपको प्रॉब्लम मिलेगी। और चंद्रमा की अगर ऐसी पोजीशन है तो आप हमेशा ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी में रहेंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है चंद्रमा वाले का? देखो, एक तो है शिव जी की आराधना, ज्योतिष का सिंपल सा प्रिंसिपल है, शिव जी की किसी भी रूप में आराधना कर लो, चाहे शिवलिंग पे जल चढ़ा लो, चाहे शिवलिंग पे दूध चढ़ा लो, चाहे सोमवार को कर लो, चाहे शिव जी के व्रत कर लो, चाहे शिव जी की कोई पूजा अर्चना कर लो, चाहे शिव जी के मंत्र कर लो या चंद्रमा के मंत्र कर लो, सब इसका सोल्यूशन है। लेकिन प्रैक्टिकल सोल्यूशन, एक तो नींद पूरी लो, आराम से टाइम से सो, आराम से टाइम से उठो, जीवन में थोड़ी शांति रखो, उठ के थोड़ी मेडिटेशन करो, थोड़ा बहुत वर्कआउट करो, बस सबसे बातचीत करते रहो। मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन का यही सोल्यूशन है, और क्या है? और ज्यादा है तो डॉक्टर से मिल लो। ठीक है जी, ये हो गया। बात इंटरेस्टिंग लगी, समझ में आई? अब पिछली बार के कुछ क्वेश्चंस, आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, कमेंट्स में अपना फीडबैक दे दीजिएगा, क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा अगले वीडियो में आंसर देने की। पिछले में मैं नहीं दे पाया था तो मैं 4 ले आया हूं, 2 उससे पहले के, 2 पिछले के, वो आंसर्स में दे दूंगा। नॉर्मली कभी कभी मैं नहीं भी बिजी होने के कारण नहीं कर पाता हूं तो मैं अगली बार दे दूंगा, लेकिन आंसर्स में ज्यादातर मैं 1 2 3 के तो आंसर जरूर देता हूं हर वीडियो में। तो आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा उसका रिप्लाई देने का। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है, इंटरेस्टिंग सा कंटेंट जनरल भाषा में बना के, किताबों में जो भी कुछ लिखा होता है ना वो ऐसे श्लोक में और ऐसे घुमा फिरा के लिखा होता है कि उसको आम इंसान समझ ही नहीं सकता है। अब उसको समझना, फिर उसमें से जो चीजें पाखंड लग रही हैं या ये जो चीजें अंधविश्वास लग रही हैं उनको हटाना, उसमें से प्रैक्टिकल आज के टाइम पे मॉडिफाई करके एनालाइज करना और फिर आपको बताना, वो भी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, ज्योतिष की एक एक चीज करके कवर कर रहा हूं तो बड़ी मेहनत लग रही है। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो कर ही दीजिए इस वीडियो को। अब आता हूं पिछली बार के आंसर्स पे। तो राहुल कुमार जी का मेरे से क्वेश्चन था, उन्होंने अपनी कुंडली के प्लैनेट्स बताए थे। आपका क्वेश्चन था जो आपको मैं बता देता हूं राहुल जी, आपने क्वेश्चन को ऐसा स्पेसिफिक पूछा नहीं है, लेकिन आपके जो कॉम्बिनेशन है उसका मैं मोटा मोटा रिजल्ट बता देता हूं। जीवन में आपको परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ी बहुत कम उम्र में, ठीक है, और आपके जीवन में स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज्यादा रहेगी, ऑब्स्टेकल्स और प्रॉब्लम्स जीवन में बहुत ज्यादा रहेंगी। जितनी ज्यादा रहें उतने ज्यादा खुश होना, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को चमका रहे हैं। चौथे घर का शनि है, उसकी दृष्टि जाती है, शनि की दृष्टि होती है 3, 7, 10, तो चौथे घर की शनि की दृष्टि जाती है 6ठे पे, 10वें पे और पहले पे, लग्न पे। यानी कि शनि आपको जीवन में 6ठे घर से प्रॉब्लम देंगे, ऑब्स्टेकल देंगे, आपसे काम कराएंगे और उसका फल आपको लग्न में देंगे। तो जैसे ही प्रॉब्लम आएगी और आप उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे, आपकी काबिलियत बढ़ती जाएगी, पर्सनैलिटी में चमक आती जाएगी। प्रॉब्लम जरूर आएंगी, बहुत आएंगी, स्ट्रांग रहिए, हर प्रॉब्लम के बाद आप चमकते जाएंगे और अच्छा राइज करेंगे जीवन में। शक्ल सूरत आपकी अच्छी है, स्किन ग्लोइंग है, गुड लुक्स हैं। 9th का जुपिटर आपका बहुत अच्छा प्लेस्ड है, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है।
आपको 9th का जुपिटर भी ऐसी कॉम्बिनेशन देता है कि जुपिटर की दृष्टि होती है 5, 7, 9, तो 9th के जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी 1, 3, 5 पर, यानी कि 1 आपको काबिलियत देगा आपके लग्न में, 3 आपसे मेहनत कराएगा, पुरुषार्थ का घर है तीसरा, और 5 आपसे कुछ क्रिएट कराएगा, आपको नई चीज बनाएंगे अपनी मेहनत, अपनी पुरुषार्थ, अपनी काबिलियत से, कोई नया सिस्टम, कोई नया मेथड, कुछ ना कुछ आप ऐसा क्रिएट करेंगे जो कि आप दुनिया को कुछ देंगे। ठीक है, जब भी बृहस्पति की दृष्टि दशा आएगी तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है इसकी। मयूरी जी का क्वेश्चन था चंद्र राशि और लग्न राशि कब देखते हैं? तो देखिए, चंद्र राशि हमारे मन को दिखाता है। ज्यादातर केसेस में जब कोई इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल हो, लड़की नॉर्मली कहा जाता है महिलाओं के लिए चंद्र राशि ज्यादा एप्लीकेबल है क्योंकि वो इमोशनल ज्यादा होती हैं साधारणतः, लेकिन अगर आप वर्किंग हैं, उतनी इमोशनल नहीं है, प्रोफेशनल हैं, तो आपके केस में भी लग्न राशि एप्लीकेबल रहेगी। पुरुषों के केस में ज्यादातर हम लग्न राशि ही देखते हैं। चंद्र राशि का ज्यादा सिग्निफिकेंस तब बढ़ता है जब या तो चंद्रमा उच्च का हो या चंद्रमा अपने घर में हो, स्व राशि में हो, यानी कि कर्क राशि में हो। उच्च का होगा तो 2 नंबर की में होगा, कर्क में होगा तो चंद्रमा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो जिस भी कॉम्बिनेशन में मून ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तब हम मून से देखेंगे, अदरवाइज हम लग्न से देखते हैं, लग्न राशि से देखते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इमोशनल लोगों के लिए या महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए हम चंद्र राशि भी देखते हैं। नॉर्मली आप कुंडली देखोगे जब भी ऑनलाइन तो आपको लग्न चार्ट और चंद्र चार्ट, मून चार्ट इकट्ठे मिलेंगे। मून चार्ट कुछ नहीं होता, लग्न चार्ट में जहां भी मून बैठा है उसको ऐसे घुमा के किधर भी उस मून को उठा के ऊपर ला देते हैं, बाकी वो पूरा चार्ट ऐसे रोटेट हो जाता है, दैट इज मून चार्ट, बस इतना ही होता है। तो कम देखा जाता है मून चार्ट को या मून की राशि को। नॉर्मली जब भी हम किसी ग्रह का ट्रांजिट देखते हैं ना, वो हम लग्न से देखते हैं हमेशा, सबका। लेकिन शनि का ट्रांजिट चंद्रमा से देखा जाता है क्योंकि 7.5 और ढैया जो शनि की ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं वो चंद्रमा के साथ कॉम्बिनेशन में आती हैं। तो चंद्रमा के, शनि के केस में हम थोड़ा चंद्रमा का ध्यान रखते हैं, बाकी सब जगह पे हम लग्न से चलते हैं। विनीता जी, आपने मार्स मून और केतु मार्स का शायद मुझसे पूछा था, तो इसके बारे में जैसे जैसे टाइम आता है मैं बना दूंगा। मार्स मून एक कॉम्बिनेशन है जिसमें, क्योंकि मार्स बहुत गर्म प्लैनेट है, हाई एनर्जी का प्लैनेट है, और चंद्रमा है माँ, शांति, ठंडा प्लैनेट है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा तो मार्स चंद्रमा को बहुत परेशान रखेगा, मन को हमेशा विचलित रखेगा, मन इधर उधर दौड़ता रहेगा, किसी चीज में नहीं लग पाएगा। और ओवर थिंकिंग, मन की गति तो हम मानते हैं ना कि हवा से भी, पानी से भी, लाइट से भी तेज है, मन तो कहीं भी जा सकता है, तो ओवर थिंकिंग रहेगी। मन को मार्स एनर्जी देगा, वो इधर उधर भागता रहेगा, वो कहीं टिकेगा नहीं, कुछ करने नहीं देगा। अब अनिल वशिष्ठ जी या अनिल वैद, ऐसा कुछ नाम था आपका, आपने 2 कुंडलियों का मुझसे पूछा था, दोनों में ही काल सर्प दोष नहीं है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है जी, ये पिछली बार के कुछ आंसर्स थे। आप अपना क्वेश्चन कमेंट्स में डाल देंगे तो मैं कोशिश पूरी करूंगा आंसर देने की। चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।